मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरबीएससी 12th केमिस्ट्री की 10th यूनिट हैलोजन डेरिवेटिव्स का ये टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ट्राई हैलाइड्स को और मैंने आपको बताया था कि मैथेन के जो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, मैथेन के जो ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हैलोफॉर्म। आपको बताया था हैलोफॉर्म का सिंपल फॉर्मूला था CHX3। अगर इस X की प्लेस पे आपने क्लोरीन रखा है तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन रख देते तो CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन रख देते तो CHI3 आयोडोफॉर्म। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था क्लोरोफॉर्म को और मैं आपसे डिस्कस कर रहा था क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन के मेथड्स, उन पर हमारी बात हो गई थी। प्रिपरेशन के 5 मेथड्स मैंने आपको बता दिए थे। मैंने आपको लेबोरेटरी मेथड बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जब आप एथेनॉल या एसीटोन के 25 ml को, एथेनॉल या एसीटोन के 25 ml को 100 ml ब्लीचिंग पाउडर और 200 ml वाटर के साथ हीट करते हैं तो क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर हो जाता है। इस तरह से बनने वाले क्लोरोफॉर्म में HCl और मॉइस्चर की इम्प्योरिटी होती है। जहां एसिडिक इम्प्योरिटी है वहां आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से वॉश कीजिए, एसिडिक इम्प्योरिटी दूर हो जाएगी। मॉइस्चर को दूर करने के लिए हम इसे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करते हैं और इस तरह से हमें प्योर क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। बताया था ये प्योर क्लोरोफॉर्म कलरलेस स्वीट स्मेल वाला लिक्विड होता है जो वाटर से हैवियर होता है और वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होता है। और इस क्लोरोफॉर्म का यूज हम एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं। एनेस्थीसिया बताया था आपको कि क्लोरोफॉर्म एक जनरल एनेस्थीसिया है जो किसी मेजर ऑपरेशन से पहले पेशेंट को अनकॉन्शियसनेस करने के लिए, बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म की और उसमें सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। आइए, ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो देखिए, हॉस्पिटल में जो क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया के रूप में यूज किया जाता है उसको बड़ा प्रिकॉशनली स्टोरेज करना चाहिए। क्यों? जब वो क्लोरोफॉर्म सनलाइट की प्रेजेंस में एयर के कांटेक्ट में आता है, सनलाइट की प्रेजेंस में एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो एक पॉइजनस गैस बनाता है, फॉस्जीन, COCl2। इसे आप कहते हैं फॉस्जीन। बेटा एक और गैस होती है 7th चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 15th ग्रुप में आप पढ़ेंगे, नाइट्रोजन का हाइड्राइड अमोनिया और फास्फोरस का हाइड्राइड PS3, फॉस्फीन। ये फॉस्फीन गैस है और वो है COCl2 फॉस्जीन। CO होता है आपका ये कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, दोनों फ्री वैलेंसी पे Cl जुड़ गया तो ये हो गया COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड। इसी को हम कहते हैं फॉस्जीन, जो कैसी नेचर की होती है? पॉइजनस नेचर की। देखिए, इसको इससे कंपेयर कीजिए। यहां से यहां जाने पर आपको H नजर नहीं आ रहा, यहां से यहां जाने पर Cl3 से 2 रह गए तो एक H और एक Cl आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? HCl बना रहे हैं साथ में। और आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का यहाँ एक एटम है, यहाँ कितने हैं? 2 एटम से आप हाफ मॉलिक्यूल ले लीजिए। तो क्लोरोफॉर्म सनलाइट की प्रेजेंस में एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पॉइजनस फॉस्जीन बनाता है, इसलिए हॉस्पिटल में इसे प्रिकॉशनली स्टोर करना चाहिए क्योंकि आप इसे एनेस्थीसिया के रूप में यूज करते हैं। और अगर आपने जिस क्लोरोफॉर्म को एनेस्थीसिया के रूप में यूज किया है वो सनलाइट या एयर के कांटेक्ट में आया होगा तो पॉइजनस फॉस्जीन में बदल गया होगा। इसलिए प्रिकॉशन जरूरी है। क्या प्रिकॉशन है? सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए और साथ ही एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। इसलिए क्लोरोफॉर्म को हम क्या करते हैं? डार्क कलर वाली बोतल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं, ताकि ये सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आए। और टाइटली क्लोज होनी चाहिए उसकी कैप, ताकि उसमें एयर एंटर नहीं करे, उसमें हवा नहीं जाए, तो सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आए। इसलिए डार्क कलर, टाइटली क्लोज और माउथ फिल्ड, मुंह तक भरी हुई बोतल में क्लोरोफॉर्म को रखना चाहिए ताकि वो फॉस्जीन में ऑक्सीडाइज नहीं हो।
1% के लिए मान लीजिए कि क्लोरोफॉर्म किसी तरह से सनलाइट और एयर के कांटेक्ट में आके फॉस्जीन में बदल गया है और आपने उसको एनेस्थीसिया के रूप में यूज कर लिया है, तो बी श्योर पॉइजनस फॉस्जीन है। आप टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस चाहते थे या परमानेंट अनकॉन्शियसनेस हो जाएगी, डेथ हो जाएगी इस फॉस्जीन गैस की वजह से। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आप यहाँ पर 1% एथेनॉल मिला दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपकी ये फॉस्जीन गैस किसी कारण से बन भी गई है तो जो 1% एथेनॉल आप यहाँ मिलाएंगे वो एथेनॉल इस फॉस्जीन गैस से रिएक्ट करेगा और देखिए यहां से ये HCl के 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं, निकल जाएंगे और ये देखिए C डबल बॉन्ड O और इधर देखिए कौन जुड़ गए, आ गई ये O अटैच हो गए C से, ये हो गया CO3 कार्बोनेट और कार्बोनेट के दोनों ऑक्सीजन पर 2 इथाइल ग्रुप है, ये बन गया डाई इथाइल कार्बोनेट और यहां से बाहर निकल गए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। ये जो डाई इथाइल कार्बोनेट बना है ये नॉन पॉइजनस है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि क्लोरोफॉर्म को एनेस्थीसिया के रूप में स्टोर करते वक्त उसमें 1% एथेनॉल क्यों मिलाते हैं, इथाइल अल्कोहल क्यों मिलाते हैं? क्योंकि इथाइल अल्कोहल क्या करता है, क्लोरोफॉर्म के फॉस्जीन में ऑक्सीडेशन को रोकता है, वो बनने वाली फॉस्जीन से रिएक्ट करके उसको नॉन पॉइजनस डाई इथाइल कार्बोनेट में चेंज कर देता है, इसीलिए इसमें 1% एथेनॉल मिलाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्लोरोफॉर्म का स्टोरेज करते समय क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए? सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आए, टाइटली क्लोज बोतल हो, माउथ फिल्ड हो, पूरी भरी हुई हो, ताकि उसको एयर को उसमें जाने की जगह नहीं मिले, ये प्रिकॉशन रखने चाहिए। तो ये वेरी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हुई ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसके बाद सेकंड कैरेक्टर आता है नाइट्रेशन। ऑक्सीडेशन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और नाइट्रेशन भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेशन क्या होता है? हाइड्रोजन एटम का नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस होना ही क्या होता है? नाइट्रेशन होता है। ऐसा मैंने आपको हेलोएरिन में बताया भी था। तो जब आप नाइट्रेशन करना चाहते हैं, मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, तो ये कहता है जब क्लोरोफॉर्म, इस तरह से लिख देता हूं मैं, कार्बन पर 3 क्लोरीन्स होते हैं जो -I इफेक्ट के कारण सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, जिससे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में पोलैरिटी आती है, यहां नेगेटिव चार्ज और यहां क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है CH बॉन्ड पे। नाइट्रिक एसिड सबको पता है HNO3 होता है, ये देखिए HNO3, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इस पे नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर, नाइट्रोजन पर सॉरी, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है, जब क्लोरोफॉर्म इस नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्लोरोफॉर्म का ये H एटम चला जाता है नाइट्रिक एसिड के OH के साथ वाटर बनाने के लिए, और क्लोरोफॉर्म के H की जगह नाइट्रो आके जुड़ जाता है। ये लीजिए CCl3 से कौन जुड़ गया H की जगह, नाइट्रो, ये बन गया नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इस नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को आप कहते हैं क्लोरोपिक्रीन। याद रहे, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को किस नाम से जाना जाता है, क्लोरोपिक्रीन के नाम से जाना जाता है, जो वार गैस के रूप में, पॉइजनस गैस है ये भी, वार गैस के रूप में इस क्लोरोपिक्रीन या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को यूज किया जाता है। तो ये सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी हुई किसकी, क्लोरोफॉर्म की। आइए अब थर्ड प्रॉपर्टी पे बात करें। थर्ड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट की ही बात कर रहा हूं। क्लोरोफॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे जरूर तैयार रखें, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो है बोर्ड का, उसके पर्पज से भी आप इसे तैयार करें। वो है रिएक्शन विथ एसीटोन। रिएक्शन विथ एसीटोन। एसीटोन आपको पता होगा ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ अगर मिथाइल आ जाए
तो कीटोनिक सीरीज का फर्स्ट मेंबर मिलता है। इस कीटोनिक सीरीज के फर्स्ट मेंबर CH3CO CH3 को ही हम लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं एसीटोन। IUPAC में कीटोन्स का नाम होता है एल्केन प्लस ऑन। तो 1 2 3 से कौन सी एल्केन हो गई? प्रोपेन प्लस ऑन, ये हो गया क्या? प्रोपेनॉन। तो जब आप इस एसीटोन या प्रोपेनॉन की रिएक्शन करवाते हैं, किससे? वंस अगेन क्लोरोफॉर्म से। तो ये एसीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन है मतलब दोनों रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी पहला अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा। देखिए बेटा, अभी भी आपको बताया था कि क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट रखता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉल करता है, इसलिए इस पार्ट पर माइनस और इस पार्ट पर प्लस आ जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन में आप वेरी वेल नोन फैक्ट है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। आपको मालूम है जब कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर पोलैरिटी के कारण पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए इसको स्टेबिलिटी देने के लिए इसके अपोजिट चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन? जो न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव से अफेक्शन करे, यानी जिसपे खुद पे कौन सा चार्ज हो? नेगेटिव। तो ये CCl3 इस पर अटैक करता है। तो फर्स्ट अटैक CCl3 का कार्बन पर होता है और सेकंड अटैक फिर इस H+ का कहाँ होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन पे। और देखिए क्या बनता है, ये पार्ट ऐसा कैसा आपका CH3 CH3, अब इस C पे कौन आया ऊपर से? CCl3, और O पर यहां से कौन आ गया? OH। ये लीजिए, ये आपका कंपाउंड बन गया। तो जब एसीटोन क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू हमें एक हिप्नोटिक मेडिसिन मिलती है। हिप्नोटिक, कुछ मेंटल केसेस होते हैं, कुछ डिप्रेशन या स्ट्रेस के शिकार लोग होते हैं, उन लोगों को नींद नहीं आती है, स्लीप नहीं कर पाते, ढंग से सो नहीं पाते, तो उनको नींद नहीं आती तो उनको जो मेडिसिन दी जाती है उन्हें कहते हैं हिप्नोटिक। तो यहाँ पर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के एडिशन से एक एडक्ट बनता है, इसे लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं क्लोरिटोन। इस क्लोरिटोन का यूज हिप्नोटिक के रूप में ऐसे पेशेंट को नींद दिलाने के लिए किया जाता है। आप अगर इस क्लोरिटेन का IUPAC नाम करना चाहें, IUPAC नोमेनक्लेचर करना चाहें, तो देखिए 3 कार्बन की ये सीरीज है, ठीक है। OH ग्रुप दोनों तरफ से ही सेकंड पर है, तो फिर उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूट क्लोरीन पास हो। 1 2 3, तो 1 पर 3 क्लोरो हैं, तो 1 1 1 तीनों की पोजीशन एक जैसे 3 सब्स्टिट्यूट हो तो क्या यूज करते हैं आप? प्रीफिक्स ट्राई। कौन है वो? क्लोरो। चौथा सब्स्टिट्यूट कौन है? ये मिथाइल, जो कहां अटैच है? 2 पर, तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो 2 मिथाइल। और कंपाउंड क्या है? ये अल्कोहल है। हेलोजन के कंपेयर में OH की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए कंपाउंड अल्कोहल के रूप में नोमेनक्लेचर इसका किया जाएगा। अल्कोहल का IUPAC नेम होता है एल्केन एक्सोल। तो एल्केन मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, प्रोपेन। X मींस पोजीशन ऑफ OH ग्रुप 2, और सफिक्स अल्कोहल के लिए क्या होता है? ऑल। तो इसका IUPAC नेम हो जाता है 111 ट्राइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं क्लोरिटोन। यूज होता है हिप्नोटिक के रूप में। ये आपकी थर्ड रिएक्शन हुई। तो ऑक्सीडेशन से बना फॉस्जीन, याद रहे हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया के रूप में यूज होता है, इसलिए 1% एथेनॉल मिलाएं कि फॉस्जीन ना बने। नाइट्रेशन से बनता है क्लोरोपिक्रीन, जिसको आप नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, वॉर गैस के रूप में यूज होती है पॉइजनस होने के कारण। और एसीटोन से क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करके बनाता है क्लोरिटोन, जो हिप्नोटिक मेडिसिन के रूप में यूज होता है। तो तीनों ही कैरेक्टर अपने आप में आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। आइए अब आगे बढ़े। फोर्थ रिएक्शन, रिडक्शन।
आपको मालूम है नेस्केंट हाइड्रोजन का एडिशन जो है वही क्या है, रिडक्शन है। तो जब आप क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन करते हैं जिंक प्लस HCl की प्रेजेंस में, वी नो वेरी वेल दैट 8वीं हम स्टडी कर लेते हैं कि मेटल एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जिंक और HCl से ZnCl2 बनेगा और यहाँ हाइड्रोजन गैस बनेगी। जो हाइड्रोजन यहाँ निकलेगी वो नेस्केंट फॉर्म में होगी, एटॉमिक फॉर्म में होगी, और वो हाइड्रोजन क्या करेगी, यहां से एक क्लोरीन को रिप्लेस करके उसकी जगह खुद जुड़ जाएगी। तो 3 क्लोरीन है, एक को रिप्लेस कीजिए, कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। एक क्लोरीन के जाने से एक वैलेंसी फ्री हुई है तो एक हाइड्रोजन उसकी जगह अटैच हो जाएगा। जो एक H हटा है, जो एक Cl हटा है वो H के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HCl। तो ये ट्राइक्लोरोमेथेन से क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोमेथेन। तो याद रहे यहाँ कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या होगा रिडक्शन का। अगर आपने जिंक प्लस HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन किया है तो क्लोरोफॉर्म से एक क्लोरीन हाइड्रोजन से रिप्लेस होता है और डाइक्लोरोमेथेन बन जाता है ट्राइक्लोरोमेथेन से। अगर इसी क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन हम जिंक प्लस वेपर की प्रेजेंस में करते हैं, मींस जिंक के साथ वाटर को स्टीम फॉर्म में लेते हैं, बिल्कुल हॉट वाटर लेते हैं वेपर फॉर्म में, तो जिंक इस स्टीम से रिएक्ट करती है और वहां फिर से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है और अब इसके क्लोरोफॉर्म के सभी क्लोरीन हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाते हैं, यानी 3 क्लोरीन हटते हैं, 3 हाइड्रोजन आते हैं, एक हाइड्रोजन पहले से था, 3 और आगे क्या बन गया, CH4। हमें क्या मिल जाता है, मैथेन मिल जाती है। तो जब क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन जिंक प्लस स्टीम की प्रेजेंस में करते हैं HCl की बजाय, तो सभी क्लोरीन हाइड्रोजन से रिप्लेस होती है और मैथेन बनती है। जो क्लोरीन हटी है वो भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाती है, HCl। कितनी क्लोरीन हटी है, 3। तो HCl भी कितने बनते हैं, 3। तो आपके 3 तो यहाँ आ गए H और 3 इसमें आ गए, 4 और 3 7 हो गए, यहाँ 1 ही है, 6 दे दीजिए। तो क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन जिंक प्लस HCl की प्रेजेंस में करने पर एक क्लोरीन हाइड्रोजन से रिप्लेस होती है, डाइक्लोरोमेथेन बनता है। अगर यही रिएक्शन जिंक प्लस स्टीम के साथ हो तो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म के सभी क्लोरीन हाइड्रोजन से रिप्लेस होते हैं और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मैथेन बनती है। दोनों जगह ही सब प्रोडक्ट HCl है। ये हुई आपकी 4th रिएक्शन। अब आइए अब बात करते हैं हम 5th रिएक्शन की। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेम्ड रिएक्शन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। राइमर टीमान रिएक्शन, राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान रिएक्शन में ये क्या कहता है कि जब हम क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश की रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म होता है आपका CaCl3, साथ में कास्टिक पोटाश किसे कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, फिनोल से करते हैं। मींस जब आप फिनोल किसे कहते हैं, अगर आपकी बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्ट OH अटैच हो तो आप उस कंपाउंड को कहते हैं फिनोल। तो राइमर और टीमान ने बताया कि जब फिनोल क्लोरोफॉर्म और QH के साथ ट्रीट किया जाता है, इसको हीट किया जाता है, तो क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। पहली चीज हम पढ़ते आ रहे हैं कि पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप, क्लोरीन 17 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप 17 ग्रुप, 7 दिखे हैं, 7 जाएंगे। मीन्स पोटेशियम क्लोरीन के साथ जाएगा और क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। जाहिर सी बात है, एक पोटेशियम तो एक Cl को ले जाके KCl बनाएगा। कितने हैं यहाँ, 3 है ना, तो आप 3 KCl निकाल दीजिए, 3 KOH यूज कीजिए, 3 KCl निकल गए। साथ ही क्या होता है, आपके फिनोल में ऑर्थो पोजीशन का जो H है वो एल्डिहाइड ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। बेटा ये है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये, इस एल्डिहाइड ग्रुप को हम फॉर्मिल के नाम से भी जानते हैं।
तो होता क्या है, जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन फॉर्मिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। इस H की जगह आप ये फॉर्मिल ग्रुप अटैच कीजिए, देखिए तो क्या मिलेगा आपको, ये बेंजीन रिंग है और इसकी फॉर्मिल पोजीशन पे क्या आ गया, CHO, और यहाँ क्या था पहले से, OH। ठीक है, अब बेंजीन रिंग पर दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, जाहिर सी बात है ये एल्डिहाइड ग्रुप है और अल्कोहलिक ग्रुप के सामने या फिनोलिक ग्रुप के सामने ये प्रायोरिटी टेबल में पहले आता है। 11th में प्रायोरिटी टेबल आती है कि पेरेंट कौन बनेगा जो प्रायोरिटी टेबल में पहले आएगा। तो इस कंपाउंड का नेम एल्डिहाइड के रूप में लिखेंगे। आप एल्डिहाइड के रूप में इसका नेम लिखना चाहते हैं तो आप इस OH को कवर कीजिए। OH को कवर करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, देखिए बेंजीन पर CHO, इसे कहते हैं बेंजेल्डिहाइड। इस बेंजेल्डिहाइड के कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करें 1 2, तो 2 पे कौन है, यहाँ OH है। सब्स्टिट्यूट के रूप में OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी। तो ये है 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। इस 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड को लोकल लैंग्वेज में कहते हैं सैलिसिलेल्डिहाइड। मींस जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन फॉर्मिल ग्रुप से रिप्लेस होता है, इसलिए इस रिएक्शन को फॉर्मलाइजेशन या फॉर्मिलीकरण कहते हैं। और इसके बारे में राइमर-टिमान ने बताया, इसलिए इसको राइमर-टिमान फॉर्मुलेशन या राइमर-टिमान फॉर्मिलीकरण के नाम से जानते हैं। साथ ही यहाँ KOH है तो पोटेशियम क्लोरीन साथ जाते हैं, इसलिए 3 क्लोरीन को लेने 3 KOH यूज होते हैं, 3 KCl निकलते हैं। अब बचे क्या, कार्बन भी इधर आ गया, बचे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनेगा वाटर। अब आप देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3, उनमें से यहाँ कितना यूज हो गया, 1, तो कितने ऑक्सीजन बचे, 2, इसलिए वाटर भी कितने बनेंगे, 2। तो देखिए 2 वाटर में कितने हाइड्रोजन है, यहाँ 4। आप यहाँ चेक कीजिए ना, 3 1 4 एंड 1 5 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी ये 2 2 4 एंड 1 5 हाइड्रोजन है, ये बैलेंस हो गया। तो राइमर-टिमान कहते हैं कि जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म या KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड बनता है, जिसे सैलिसिलेल्डिहाइड कहते हैं। इस रिएक्शन में ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन फॉर्मिल ग्रुप से रिप्लेस होता है, इसलिए इसे राइमर-टिमान फॉर्मुलेशन के नाम से जाना जाता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप इस रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म की बजाय CCl4 को यूज करें, क्लोरोफॉर्म की बजाय किसको यूज करें, CCl4। CCl4 क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को यूज करें। नो नीड टू वरी, वंस अगेन क्लोरीन को भेजिए पोटेशियम के साथ, अब क्लोरीन 4 है, इसलिए KOH भी कितने लेंगे, 4, KCl भी कितने रिप्लेस करेंगे, 4। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, यहां पर फॉर्मिल की बजाय कार्बोक्सिल ग्रुप बनेगा। फॉर्मिल की बजाय कौन सा ग्रुप बनेगा, कार्बोक्सिल। मींस जो 4 ऑक्सीजन यहाँ है उनमें से 2 ऑक्सीजन इस कार्बोक्सिल में यूज हो गए, फिर वही 2 ऑक्सीजन बचे, वो वापस से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेंगे 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर के। ठीक, अब क्या हुआ है, बेंजीन रिंग का H एटम कार्बोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं राइमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन, राइमर-टिमान कार्बोक्सिलीकरण, जिसमें बेंजीन रिंग का H एटम रिप्लेस हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप से। वही बात जब यहां CHO था तो ये एल्डिहाइड था, और जब यहां पर कौन आ गया है, कार्बोक्सिल आ गया है, तो ये एसिड बन गया है। बेंजीन रिंग पर COOH हो तो इसे कहते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूट है, तो नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और लोकल लैंग्वेज में हम इस 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को ही बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो ये हुई राइमर-टिमान रिएक्शन, जो 2 तरह की थी, राइमर-टिमान फॉर्मिलीकरण, राइमर-टिमान कार्बोक्सिलीकरण, राइमर-टिमान फॉर्मुलेशन और राइमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन। फॉर्मुलेशन में क्या किया था, फिनोल को क्लोरोफॉर्म KOH के साथ ट्रीट किया था, बेंजीन रिंग का H एटम कार्बोक्सिल की बजाय फॉर्मिल से रिप्लेस हुआ था, और बेंजेल्डिहाइड
2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड या सैलिसिलडिहाइड बना था। अगर क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले रहे हैं तो H की जगह पर कार्बोक्सिल आ रहा है, इसे हम कार्बोक्सिलेशन कह रहे हैं और बनने वाले प्रोडक्ट को सैलिसिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई राइमर-टिमान रिएक्शन। जब आप फिनॉल पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट जो आपकी 11th अल्कोहल फिनॉल ईथर, जहां ऑक्सीजन कंपाउंड फर्स्ट, तो वहां फिर ये रिएक्शन आएगी, इसे जरूर ध्यान में रखें, राइमर-टिमान रिएक्शन। अब हम सिर्फ प्रॉपर्टी पे आए, वो है हाइड्रोलाइसिस। अब आप क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस वाटर से रिएक्शन ना। आप याद कीजिए, आपने एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस किया था तो एक्वस KOH से रिएक्ट करवा रहे थे, और जब आपने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH से करवाई थी, एक्वस यानी वाटर में सॉल्यूशन, KX निकला था, आपको मिले थे अल्कोहल। याद कीजिए, फिर आपके पास जेम डाइहैलाइड थे, और जेम डाइहैलाइड के केस में आपने एक्वस KOH से रिएक्शन करवाई थी, याद कीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ था, यहां एडजेसेंट कार्बन एटम थे, एडजेसेंट कार्बन एटम पर पहले हैलोजन थी, तो अब कौन जुड़ गए थे, OH। दो OH एडजेसेंट पर हो तो उस कंपाउंड का आपने क्या कहा था, ग्लाइकोल बनेंगे। अब आज आपके पास क्या है, ट्राइहैलाइड है। आइए क्या होता है, तो जब मोनोहैलाइड में 1 हैलोजन के लिए 1 KOH लिया था, डाइहैलाइड में 2 हैलोजन के लिए 2 KOH लिए थे, तो ट्राइहैलाइड में 3 KOH लीजिए। आइए, यही तो है क्लोरोफॉर्म, C पर 1 H और 3 Cl। जितने Cl उतने क्या लेंगे, KOH, क्योंकि उतने ही क्या बनेंगे, KCl। आ जाइए, ये लीजिए, निकल गए 3 KCl, कार्बन पर 3 क्या आ गए, OH। आपको ये इंटरमीडिएट कंपाउंड मिला जिसमें एक ही कार्बन पर कितने OH ग्रुप हैं, 3 OH ग्रुप है। आपको पहले भी बताया था, एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप नहीं रह सकते। अगर ऐसा है तो ऐसे में क्या होगा, वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा और तुरंत वाटर मॉलिक्यूल को लूज करेगा। तो यहां से देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल लूज कर दिया, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप के बीच में से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, ये लूज कर देगा, निकल गया वाटर मॉलिक्यूल। अब जो बचा उसे देखिए, H अटैच है किससे, C से। C आगे किससे अटैच है, OH से। C नीचे किससे अटैच है, O से। इस O से जुड़ा हुआ H और इस C से जुड़ा हुआ OH चला गया, दोनों की एक एक वैलेंसी क्या हो गई, फ्री। इनके बीच का ये बॉन्ड क्या हो गया, डबल। क्या बन गया, HCOOH। HCOOH को आप क्या कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में सोर्स ऑफ ओरिजिन, फॉर्मिका के बेसिस पर इसको कहा जाता है, 10th में पढ़ लेते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो HCOOH को हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। IUPAC में इसका नाम होता है एल्केन प्लस ओइक एसिड। तो एल्केन में कितने कार्बन, 1, तो 1 से कौन सी एल्केन, मैथेन, सफिक्स जोड़ दीजिए, ओइक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का एक और नाम है मैथेनोइक एसिड। तो जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एक्वस KOH से होती है तो एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड बनता है जो वाटर मॉलिक्यूल लूज करके फॉर्मिक एसिड प्रोडक्ट के रूप में बनाता है। ये हमारी हुई 6th केमिकल रिएक्शन, या कहें 6th केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो इसे भी आप याद रखें, सरल सी है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट है, पढ़नी जरूर है। अब 7th रिएक्शन विथ सिल्वर पाउडर, ठीक है। आइए, क्या कर रहे हैं आप, जब आप क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर मींस Ag के साथ हीट करते हैं, बड़ी अच्छी टेंडेंसी है। सिल्वर और हैलोजन में भी वही टेंडेंसी है जो पोटेशियम या सोडियम की हैलोजन के साथ NaCl या KCl बनता था ना,
ये क्या बनाते हैं, AgCl। पता है कितने Cl हैं, 3 हैं, तो कितने AgCl बनेंगे, 3, तीनों क्लोरीन ही चले जाएंगे Ag के साथ। अब आपके लिए क्या बचा, CH, 3 क्लोरीन्स इस कार्बन को छोड़ के चले गए और इसकी वैलेंसी केवल 1 नजर आ रही है, यानी इसकी 3 वैलेंसी क्या है, फ्री। ये किससे ऐड हो भाई, इसलिए यहां क्या करना, क्लोरोफॉर्म का एक मॉलिक्यूल और लेना। ठीक है, अगर इस मॉलिक्यूल के क्लोरीन सिल्वर के साथ गए तो इस मॉलिक्यूल के क्लोरीन भी सिल्वर के साथ जाएंगे, वही AgCl बनेगा। 3 और 3 6 Cl है, तो AgCl भी कितने बनेंगे आपकी, 6 AgCl बनेंगे। तो यहाँ 6 ही क्या कर दें, Ag, दोनों तरफ से 6 AgCl निकल गए, इधर भी CH इधर भी CH, इसके भी 3 क्लोरीन चले गए, इसके भी 3 क्लोरीन, इसलिए आपस में क्या बना लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, और आपको ये मिल जाएगा क्या, एथाइन। मीन्स जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ हीट करते हैं तो एसिटिलीन या एथाइन हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। ये हमारी हुई 7th केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। आइए अब पढ़ते हैं 8th एंड फाइनल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। फाइनल केमिकल प्रॉपर्टी है क्लोरोफॉर्म की जो हम पढ़ने वाले हैं, नेम रिएक्शन है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रैक्टिकल लैब में भी आप इसको परफॉर्म करते हैं, और ये है होफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो हम पढ़ रहे हैं हॉफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो हॉफमान ने बताया क्या कि जब प्राइमरी एमीन को, क्या होती है प्राइमरी एमीन, इसको तो सब जानते हैं, NH3 अमोनिया। जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन एटम को आप रिप्लेस कर देते हैं एल्काइल या एराइल ग्रुप से, तो बनती है प्राइमरी एमीन। तो जब आप इस प्राइमरी एमीन को ट्रीट करते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, तो देखिए प्राइमरी एमीन का फॉर्मूला RnH2 treated with chloroform CHCl3 and caustic potash KOH। तो जब प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ आप हीट करते हैं तो आपको एक अनप्लीजेंट स्मेल के साथ, एक असहनीय दुर्गंध के साथ एक कंपाउंड मिलता है जिसे आप कहते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। तो क्योंकि इसमें कंपाउंड कौन सा बन रहा है, आइसोसाइनाइड, जिसको IUPAC में कार्बिल एमिनो एल्केन कहते हैं, इसलिए रिएक्शन में कार्बिल एमीन वर्ड आया, क्योंकि आइसोसाइनाइड के नेम में IUPAC में कार्बिल एमीन वर्ड आता है। साथ ही बताया किसने, हॉफमान ने, तो नाम हुआ हॉफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन। बनने वाले का लोकल नाम आइसोसाइनाइड है, तो इसको एमिनो ग्रुप के डिटेक्शन का आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। तो जब आप प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, प्राइमरी एमीन से ये देखिए RN और इधर से निकलता है ये C, RNC। पता है आपको ये CN ग्रुप साइनो ग्रुप है, एम्बिडेंट ग्रुप है। जब इसका कार्बन एल्काइल ग्रुप से जुड़ता है तो साइनाइड बनते हैं, और जब इसका नाइट्रोजन एल्काइल ग्रुप से जुड़ता है तो क्या बनते हैं, आइसोसाइनाइड। तो यहाँ क्या बनता है, RNC एल्काइल आइसोसाइनाइड। फिर वही बात, 17 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप 7 दिखे हैं, 7 जाएंगे, कितने Cl है, 3, KCl भी कितने बनेंगे, 3 KCl निकाल दीजिए। अब क्या बचा आपके पास, 3OH और 3H। 3H 3OH नेचुरल है, क्या बनाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाएंगे, और इसे आप कहेंगे क्या, एल्काइल आइसोसाइनाइड, जो अपनी अनप्लीजेंट स्मेल के कारण आइडेंटिफाइड हो जाएगा। तो
तो अगर प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और केओएच के साथ हीट करने पे आपको अनप्लीजेंट स्मॉल वाला कंपाउंड एल्काइल आइसोसाइनाइड मिले तो समझ लीजिए वहां एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है। आइए देखें आखिर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म बता रहा हूं, इसका मतलब रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है, शॉर्ट नोट के रूप में इसको पूछा जा सकता है। हॉफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन को मैंने कहा है प्रैक्टिकल में भी आप एमीन ग्रुप का टेस्ट लैब में परफॉर्म करेंगे, वहां भी आइसोसाइनाइड टेस्ट आपको करना होता है। तो आइए बात करें मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले क्या होता है, आपका क्लोरोफॉर्म ये CHCl3 रिएक्ट करता है किससे? इस KOH से, बेस से आता है OH। और मैंने देखिए आपको अभी भी बताया था कि क्लोरोफॉर्म में इस क्लोरीन का 3 का -I इफेक्ट होने से CH बॉन्ड में पोलैरिटी आती है और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस चार्ज आ जाता है। तो बेटा यहां से ये H+ इस बेस के OH- के साथ चला जाता है और वाटर बना लेता है। पोटेशियम को तो हैलोजन पसंद है, ये इसके साथ KCl बना लेता है। तो यहां बना KCl और यहां निकला वाटर। क्या रह गया? कार्बन के पास 2 क्लोरीन रह गए। देखिए ये कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं उनमें से 2 ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से बॉन्डिंग बना रहे हैं, 2 फ्री रह गए हैं। ऐसे में सेंट्रल कार्बन के पास देखिए 2, 2, 4 एंड 2, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? कमी हो गई। ये है आपका डाइक्लोरोकार्बिन, सॉरी हाँ ये है आपका डाइक्लोरोकार्बिन। तो इस डाइक्लोरोकार्बिन की बात करें तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन है, क्यों है? कि सेंट्रल कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल यहां बना है क्लोरोफॉर्म और KOH की रिएक्शन से, डाइक्लोरोकार्बन को क्या करेगा? जाकर के एमीन पे अटैक करेगा। यहां इस पर होगा क्या? एमीन में सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, 15th ग्रुप का एलिमेंट है। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। कितने हैं? 5। उनमें से देखिए एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ रहा है, तो 2 किससे जुड़ रहे हैं? हाइड्रोजन से। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर रहे हैं, 5 में से 3 बॉन्डिंग कर रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स या कहिए 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास एक्सेस में है। ठीक है, इसके ऑक्टेट की बात करें तो कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसकी बात करें तो 2, 2, 4, 2, 6 एंड 2, 8 कंप्लीट है। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी शेयरिंग नहीं हो सकती। ये इसको कहता है भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट करो। तो नाइट्रोजन कहता है मैं कोवैलेंट तो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि आपके पास अनपेयर्ड है, मेरे पास अनपेयर्ड नहीं है। मैं तो मेरा पेयर पूरा डोनेट करूंगा और आपके साथ कौन सा बॉन्ड बनाऊंगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है इस तरह से, N पर 2H तो थे ही, और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देकर के किससे बॉन्डिंग कर लेता है? CCl2 से, और इस तरह से इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है। अब ये जो आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है जिसमें नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप देख रहे हैं, आप इसे फिर से ट्रीट करते हैं KOH के साथ। ये KOH से फिर रिएक्ट करता है। वही बात, 2 Cl है तो 2 यहां से आते हैं और 2 KCl बना लेते हैं। ठीक है, वहीं यहां से OH- निकलता है और यहां से H+, तो ये दोनों H+ 2 OH के साथ 2 वाटर बनाते हैं। तो दोनों OH 2H के साथ 2 वाटर बना लेंगे। बनाने दीजिए, बनाने देंगे आप। भाई बेस से हाइड्रोक्साइड आयन आया, इसके H को ले गया, बन गया। दोनों Cl 2K के साथ जाके 2 क्या बना लेंगे? KCl। क्या पोजीशन बची? R बॉन्ड N एरो C, यही तो बची। RNC, दोनों H OH के साथ ये KCl तो बचे, तो यही 3 ना। कार्बन को दोनों क्लोरीन छोड़ गए, नाइट्रोजन को दोनों हाइड्रोजन छोड़ गए, तो दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? फ्री हो गए। इनके जाने से इसके 2 फ्री और इनके जाने से इसके 2 फ्री, इसलिए ये दोनों अपने 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेंगे।
और इस तरह से ये बॉन्डिंग बनेगी नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, एक डबल बॉन्ड और एक आपका कैसा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से ये कंपाउंड ही क्या आपका एल्काइल आइसोसाइनाइड। दोबारा देखिए, मैंने आपको कहा जब प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश के साथ ट्रीट करते हैं तो अनप्लीजेंट स्मेल वाला एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इसे एमिनो ग्रुप की टेस्टिंग का आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। इसके बारे में हॉफमान ने बताया और इसलिए इसको हॉफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन भी कह देते हैं। मैकेनिज्म में बताया कि सबसे पहले क्लोरोफॉर्म पे KOH अटैक करके आपको एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करता है जिसमें सेंट्रल कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए जाकर के एमीन पर अटैक करता है। एमीन लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट करके इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। बनने वाले इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड पर फिर से KOH अटैक करता है और एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर आप इस मैकेनिज्म के सभी स्टेप्स को जोड़ें तो आपकी फाइनल रिएक्शन ऊपर वाली आनी चाहिए। तो इक्वेशंस को जोड़ने का एक सिंपल तरीका होता है बेटा, लेफ्ट और राइट में जो कॉमन है वो कट कर दीजिए। जैसे CCl2 यहां भी है, CCl2 यहां भी कट कीजिए। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहां भी बना, यहां भी काम आ गया, कट कर दीजिए। अब एक साइड में जो कॉमन है उन्हें ऐड कर दीजिए। क्या कॉमन है उनको देखिए आप। एक तो ये है RnH2, लिख दीजिए RnH2। दूसरा क्या है CHCl3, CHCl3। तीसरी चीज क्या है, 2 KOH यहां, एक यहां, कितने KOH हो गए, 3 KOH। एरो के बाद क्या बन रहा है यहाँ RNC, KCl 2 और 1, 3 KCl, वाटर 2 और 1, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स है, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। आप देखिए ये फाइनल रिएक्शन आपकी फर्स्ट रिएक्शन की जैसे है। तो ये मैकेनिज्म था। तो इस तरह से हमने पढ़ा हॉफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन और इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म हमारी कंप्लीट हुई। यूजेस की बात करें, वेरी सिंपल। फर्स्ट यूज था जहां फॉस्जीन वाली बात की थी वहीं आ गया था, एनेस्थीसिया के रूप में। सेकंड, क्लोरोपिक्रीन या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जैसी वार गैस बनाने के रूप में, वॉर गैस बना लेते हैं युद्ध गैस बनाने में। थर्ड, हिप्नोटिक के रूप में या निद्राकारी के रूप में क्लोरीटोन बनाने के लिए इसका यूज किया था, एसीटोन से रिएक्ट करवा के। चौथा है लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में। और पांचवा, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह यूज किए जाते हैं। तो ये कंप्लीट हुई क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज और इसी के साथ कंप्लीट हुआ टॉपिक क्लोरोफॉर्म।